ऑल राइट फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आपके शुभम भैया आ चुके हैं एक नई वीडियो लेके, जिसको आप कहते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ग्रेड 11th के लिए, और ये आपके फंडामेंटल्स, आपकी जो बेस है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर जो भी इसमें प्रिंसिपल्स कवर हम आज करने वाले हैं, इनको आप सीख लेते हो तो ना ही ग्रेड 11th बट ग्रेड 12th आपका, चाहे आप सीए का प्रिपरेशन करो, कोई सर्टिफाइड कोर्स करो, राइट, या आप कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स करो, ये सारे प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। और अगर आप आज ही क्लियर कर लेते हो तो कल या नियर फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हैव अ पेन, हैव अ नोटबुक, मेक नोट्स, एंड एक बार अगर इस नोट्स को बना लेते हो तो दोबारा आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी को बस एक बार रिवाइज करना एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ आगे बढ़ने के लिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं। प्लीज हैव अ नोटबुक एंड अ पेन सो दैट यू कैन मेक नोट्स, एंड इस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, है ना, उसका आंसर भी देना जरूरी है, तो बी अटेंटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पहले बात हम समझते हैं, जिस तरीके से आपने ग्रेड 9 10th में पढ़ा कि साइंस में डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, और उन्हीं लॉज के इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी या सारे प्लैनेट वर्क करते हैं, राइट, और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। फॉलो क्या करते हैं? हमने ऑब्जर्व किया और उनको ऑब्जर्व करके इन प्रिंसिपल को जाना और हमने उसको लिखा। उसी तरीके से अकाउंट्स में या अकाउंटिंग जो हमने पढ़ा है ग्रेड 11th के फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्म्स कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, राइट। हमने पढ़ा ना कि अकाउंटिंग इज द सेट ऑफ सेट ऑफ स्टेप्स दैट हैज टू बी फॉलोड, जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, है ना, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द यूजर्स, है ना। तो ये जो इतने सारे हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किन रूल्स का ध्यान में रखते हुए हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, है ना, किन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं, वही है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो को गो थ्रू करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप क्या क्या चीजें सीखोगे, सबसे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है अकाउंटिंग में भी और आपके अपने लाइफ में भी। देन सेकंड, यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होती है? रीति रिवाज, जो रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं। और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कोई अजम्पशंस। इसके बारे में भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कोई नहीं। हम देखो, प्रिंसिपल्स है, दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, उसी का डिफरेंस है ये दो। तो वी विल गेट टू नो इट, डोंट वरी। फिर हम समझेंगे कि गैप क्या है। सी, गैप इज नथिंग बट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का दूसरा नाम है गैप, ठीक है। क्यों नाम दिया गया है ना, और ऐसा हम क्यों मान के चलते हैं वो हम समझेंगे। देन आपको समझ में आएगा कि एक स्टैंडर्डाइजेशन क्यों जरूरत है, एक बेंचमार्क क्यों जरूरी है, एक सेट ऑफ रूल्स क्यों जरूरी है अकाउंटिंग में, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये एक ये जो है आपके फंडामेंटल्स रूल्स है। यानी जैसे आपको पता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, राइट। तो कहने का क्या मतलब है, उसी तरीके से ये फंडामेंटल रूल्स है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, फंडामेंटल रूल्स है या गाइडलाइंस है जो अकाउंटेंट को मदद करता है रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है, क्लासिफाई करने में और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में। तो फिर से समझते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। ये फंडामेंटल रूल्स है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो अकाउंटेंट को मदद करता है रिकॉर्डिंग करते समय, क्लासिफाई करते हुए और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में और उसको शेयर करते समय, ठीक है। दे ब्रिंग कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि लगातार आप एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हो, और अगर एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हो तो क्या होगा, हाँ, अगर एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आप कंपेयर कर सकते हो डेटा को। आप कंपेयर कर सकते हो कि लास्ट ईयर कैसा परफॉर्म किया, इस ईयर कैसे परफॉर्म किया, अगर सेट ऑफ रूल्स सेम फॉलो किए हैं। अगर अलग अलग रूल्स फॉलो करोगे तो अलग अलग रूल्स के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट आएगा और उसको कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी ब्रिंग करता है। क्यों? क्योंकि हर साल आप सेम मेथड का यूज करते हो। रिलायबल, रिलायबिलिटी मींस व्हाट? वेरिफिएबिलिटी, कि जो भी आपका डेटा होता है आप उसको वेरीफाई कर सकते हो एंड देन कंपेयर कर सकते हो। टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड फेयरली एंड एक्यूरेटली। देखो, आप एज अ बिजनेस ओनर ऑलवेज वांट कि जो भी आपका अकाउंटेंट है, जो भी डेटा आपके साथ शेयर कर रहा है वो ट्रू होना चाहिए,
राइट, वो कुछ किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए या मैनिपुलेटिव नहीं डेटा नहीं होना चाहिए, वो कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जो कि बिल्कुल ट्रू हो, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, जैसा बिजनेस कर रहा है परफॉर्म उसी बेस पे होना चाहिए, राइट। तो वो कैसे होगा, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप फॉलो करोगे, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो कंसिस्टेंसी आएगी, मतलब एक तरीके के मेथड, एक तरीके के सेट ऑफ रूल्स को आप फॉलो करोगे, है ना। फिर रिलायबिलिटी, यानी जितने भी आप डेटा को रिकॉर्ड करते हो, हमने पढ़ा है वाउचर। वाउचर क्या होता है, एक ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वेरिफिएबिलिटी को जो इंश्योर करता है ना। तो कैसे रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है वो। एंड कंपेरेबिलिटी मींस व्हाट, जब भी आप सेम तरीके से डेटा को प्रेजेंट करोगे, है ना, तो आप कंपेयर कर सकते हो डेटा, और कंपेयर करने के बाद इजीली आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो कहने का मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स, जो आपको हर बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में मदद करता है, और अगर आप सेम तरीके से बनाते हो, इसको प्रिपेयर करते हो, तो ये 3 चीजें इंश्योर करता है। कंसिस्टेंसी, यानी डेटा कंसिस्टेंट, सेम कंसिस्टेंट मेथड से ओवर अ पीरियड मिला है, एंड रिलायबल है डेटा, जो कि वेरीफिएबल है, आप वेरीफाई कर सकते हो सोर्स डॉक्यूमेंट से। एंड कंपेरेबिलिटी इंश्योर करता है, यानी सेम आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो। डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस की नेचर या करेक्टर, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखो, सबसे पहले बात करूं, अगर साइंस में जो भी सिद्धांत होते हैं वो मैनमेड नहीं होते, वो क्या होता है, नेचर के द्वारा दिए गए हैं सिद्धांत है, हमने बस उसको आइडेंटिफाई किया और हम उसको इम्प्लाई करने लगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, डिफरेंट प्रोसेसेस में। बट अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो ये मैनमेड है, ये बाय नेचर नहीं एग्जिस्ट करता, हमने इनको बनाए हैं। डेवलप्ड बाय अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं या जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस है, जैसे इंडिया में क्या है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ के लिए इंडिया में जो भी आपके अकाउंटिंग सिस्टम है, जिस तरीके से भी आप अकाउंटिंग करते हो, उनके रूल्स कौन सेट करता है, ICAI करता है, ठीक है। फिर जनरली एक्सेप्टेड का क्या मतलब है, वाइडली फॉलोड एंड एक्सेप्टेड इन द अकाउंटिंग वर्ल्ड, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया गया है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर एक्सेप्ट किया गया है तो क्या होगा, यानी दूसरे कंट्री में भी सेम मेथड हो रहा है, हमारे कंट्री में भी सेम मेथड हो रहा है, तो एक अपने देश की कंपनी का डेटा हम उनके देश की, दूसरे देश की कंपनी के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, एंड वी वुड बी एबल टू नो कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये जनरली एक्सेप्टेड है, जनरली बीइंग अप्लाइड बाय डिफरेंट अकाउंटेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, राइट। फिर हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, वंस अडॉप्टेड दे आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है मशीन, जो भी आप मशीन बिजनेस में खरीदते हो, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है ओवर द टाइम। अगर मान लो कोई मशीन आपने खरीदी 1 लाख की, क्या 3 साल बाद उसको बेचोगे तो 1 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप उसको रेगुलर बेस पे यूज कर रहे हो, ना यूज कर रहे हो फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइडिया इज व्हाट कि उसकी जो भी वैल्यू है डेप्रिशिएट होती है ओवर द टाइम। तो जो भी मशीनरी बिजनेस के पास होती है बेटा, उसकी जो डेप्रिसिएशन जो है ना, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड है, SLM मेथड एंड WDV मेथड। अब ये क्या मेथड है हम आने वाले क्लासेस में करेंगे, बट यूं समझ लो कि डेप्रिसिएशन लगाने के वो 2 मेथड हैं, और इन दोनों में से अगर किसी बिजनेस ने किसी एक मेथड को अपना लिया तो वो इस तरीके से अपनाएगा कि ओवर द पीरियड वो एक ही मेथड को यूज करने वाला है। अगर वो नहीं करता है तो क्या होगा, रिजल्ट में फर्क आएगा। समझ में आ रही बात? दोनों मेथड अलग अलग मेथड है, और दोनों मेथड को यूज करने की वजह से जो फाइनल रिजल्ट आता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। तो कहने का ये मतलब है कि कंसिस्टेंट होना जरूरी है, और अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो डेटा कंपेरेबल मिलेगा, और डेटा कंपेरेबल मिलेगा तो यू कैन टेक डिसीजंस, राइट। फिर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी ये आपके प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ये फ्लेक्सिबल है। बिजनेस को कल कोई और नीड होगी, बिजनेस के जैसे मान लो कि पहले जब GST नहीं था तो अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता था, बट GST आने के बाद से कैलकुलेशन इजी हो गई है और अलग मेथड यूज होता है, राइट। तो अलग मेथड यूज होता है तो क्या हुआ, देयर वाज फ्लेक्सिबिलिटी। हमने उस कुछ रूल्स में उसके गाइड टैक्स कैलकुलेशन की जो रूल्स होती है उसमें कुछ चेंजेस करे, एंड नया टैक्सेशन सिस्टम आया हुआ है, नया टैक्सेशन प्रोसेसेस आया हुआ है, जिसकी वजह से हम नए तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लेक्सिबल है ये, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है एंड रिलायबल है, यानी जो भी मैं डेटा या जो भी मैं ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करूंगा बिजनेस में, वो मैं एक एविडेंस के बेस पे करूंगा, और जब एविडेंस के बेस पे करूंगा
तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के बाद आप कह सकते हो कि जो भी डेटा है वो ट्रू है, फेयर डेटा है। ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या मतलब है? यूज्ड बाय बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कि कोई मतलब नहीं है आपका जो बिजनेस है वो छोटा है या आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, ये जो रूल्स हैं सभी बिजनेसेस पे एप्लीकेबल हैं। वो चाहे छोटा बिजनेस अगर अपना अकाउंटिंग करता है या बड़ा बिजनेस कोई अपनी अकाउंटिंग करता है, तो क्या होगा, वो सेम ही रूल्स को अप्लाई करेगा और अपनी रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग का जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले इंश्योर्स इंफॉर्मेटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमें पता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं एट द एंड हैज टू बी शेयर्ड विद द यूजर्स। और यूजर्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर नहीं आपको पता कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, पहले के 2 चैप्टर्स हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो। सेकंड चैप्टर में बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी है, अगर सर्च करोगे तो आ जाएगा, डोंट वरी। या आप अपने प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है? एक तरीके से बनाया गया, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करके हमने रिजल्ट्स बनाया है। और इस तरीके से अगर आप एक तरीके से डेटा हर बार सेंड करते हो तो मुझे भी बार बार अलग अलग मेथड समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है या जो बिजनेस है वो इस तरीके से या इस मेथड को यूज करता है, तो बार बार वो मेथड आप चेंज नहीं करोगे और इसके लिए मुझे क्या रहेगा, यूनिफॉर्म डेटा मिलेगा, एक हार्मोनियस डेटा मिलेगा जिसको मैं इजिली समझ सकता हूँ, राइट। सेकेंड है कंपेरेबिलिटी। अगर एक ही तरीके के आप डेटा मतलब एक ही तरीके के प्रोसेसेस को, एक ही तरह के मेथड को आप बार बार अप्लाई करते हो तो डेटा को कंपेयर करना इजी हो जाता है, क्योंकि मेथड सेम है और मेथड सेम है तो कंपैरिजन भी सेम मतलब इजी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट डेटा होता है। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो किसके बेस पे है, एविडेंसेस के बेस पे। तो एविडेंसेस के बेस पे यानी ट्रांसपेरेंट है, आपने कुछ भी छुपाया नहीं है और सारी चीजें आपने रिकॉर्ड की है, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट अमंग स्टेक होल्डर्स। अगर आप सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आप ज्यादातर केसेस में जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे वो ट्रू एंड फेयर ही होगा, और इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट आता है बिजनेस में, और बिजनेस में ट्रस्ट आने की वजह से लोग डील करना चाहते हैं, आपके जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जिससे आपके बिजनेस को भी ज्यादा फंड मिलेगा और जिसने इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कंप्लाइज विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब, जो भी आपके ये जो फाइनेंशियल डेटा होता है ना, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तहत मिलता है आपको, इट कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। इसको इन द कोर्ट, जो आपका अदालत है उसमें एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, ये कोर्ट है, इन द कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट में आप इसको एज एन एविडेंस रिकॉर्ड मतलब शो कर सकते हो और इसके बेसिस पे आपके फेवर में भी डिसीजन आ सकता है। बट आइडिया इज व्हाट कि ये इतना ट्रू है, इतना फेयर है कि यू कैन प्रेजेंट इट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहला जो टाइप है उसको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अजम्पशन, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, हमने कुछ अजम्पशन बनाई हुई, कुछ हमने अज्यूम किया है, उसके बेस जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, लेट्स अज्यूम, उसी तरीके से कई सारी चीजें अज्यूम करके इन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या बेटे, ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल मेथड है, या ट्रेडिशनली जो फॉलो किया जाता रहा है अब तक, है ना, उसको हमने अभी भी वो एप्लीकेबल है और हमने कंसिडरेशन में लिया हुआ है और हम उसको अप्लाई करते हैं अभी भी। तो दोनों के मायने समझेंगे और दोनों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको भी समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन क्या है? दीज आर फंडामेंटल आइडियाज और अजम्पशन दैट अंडरलाइन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं उसको हमने माना कि देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टेप्स दैट हैज टू बी टेकन, मतलब डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टेप्स लेने जरूरी हैं उसमें। जैसे रिकॉर्ड करना जरूरी है ताकि आपको डेली बेसिस के जो भी ट्रांजैक्शन है आप उसको रिकॉर्ड कर पाओ और सारा का सारा हिसाब किताब आप बिजनेस में मेंटेन कर पाओ। उसके बाद लेजर बनाना जरूरी है, क्लासिफाई करना जरूरी है, ताकि आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट या एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन आपको एक जगह पे मिल जाए, एंड यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट कि हाउ मच यू हैव टू रिसीव फ्रॉम समबडी, या किसी को कितना देना है, ठीक है, पैसा, या किसी को कोई सामान कितना देना है, कैसे पता चलेगा?
लेजर बना के, उसके बाद समराइज करना यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, फिर बैलेंस शीट बनाना। ये क्या है, कुछ अजम्पशन है कि हाँ इस तरीके से ये जरूरी है, सारे स्टेप्स हमने अज्यूम किया और हमने इसको अप्लाई करना चालू कर दिया। सो दीज आर नोन एज व्हाट, अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम समझते हैं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, वीडियो बड़ा होगा, बड़ी होगी वीडियो, पर आइडिया इज व्हाट, टू प्रोवाइड यू द फुल नॉलेज, ताकि आज के बाद कभी भी आप इस चैप्टर को लेकर ना बैठो, बस एक बार अपने रिविजन्स नोट्स को खोलना, जो भी आप नोट्स आज बना रहे हो, और यू विल बी एबल टू, और यू आर गुड टू गेट अहेड विद इट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। Assumes business will continue its operation for the foreseeable future. Going concern concept क्या कहता है कि बिजनेस एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी जो लाइफ है लॉन्ग है। ठीक है, जो हमें नहीं पता कि अगर हमने, मतलब कोई भी एक बिजनेस कोई स्टार्ट करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि 5 साल बाद बंद कर देगा, 10 साल बाद बंद कर देगा। वो इस तरीके से करता है कि जब तक वो प्रॉफिटेबल रहेगा बिजनेस, उसको पैसा प्रॉफिट देता रहेगा, वो बिजनेस को रन करता रहेगा। राइट, सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अज्यूम्स इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फोरसिएबल फ्यूचर, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं है कब बंद होगा, मतलब एक लॉन्ग लाइफ है बिजनेस की। राइट, नेक्स्ट, assets are not recorded at liquidation value. We don't value assets as we are selling them urgently. देखो, कहने का क्या मतलब है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में कि मान लो आपने एक मशीन खरीदा और लेट से इसके लिए आपने पेमेंट की 1 लाख रुपीज, और हम मान के चलते हैं इस मशीन की जो लाइफ रहती है ना 5 साल तक तो चलती है। अभी 5 साल तक अगर चलेगी तो हर साल इसकी कितनी वैल्यू आप यूज करोगे, 20,000। और ये कैसे आई वैल्यू बेटा, जो भी आपने खर्च किया इस पे उसको डिवाइड कर दिया इसके लाइफ से। तो लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स, तो 1 लाख को डिवाइड किया आपने 5 ईयर से, तो कितना आ गया आपके पास, 20,000। यानी हर साल 20,000 की वैल्यू उसकी आप कम करते जाओगे। राइट, बट एक बात समझना कि मान लो अगर कोई मशीन मैंने 5 लाख की खरीदी है, तो अगर मशीन में सारे पुर्जे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सब इक्विपमेंट्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मान लो, चलो इस तरीके से समझते हैं कि 1 लाख का मैंने खरीदा मशीन और 20,000 का पहले साल में मैंने इसकी वैल्यू यूटिलाइज कर ली, तो अभी भी वैल्यू कितनी बची है, एज पर बुक वैल्यू 80,000। फिर सेकेंड ईयर भी आपने यूज किया तो 20,000 वैल्यू उसकी खत्म हो गई, अभी कितनी वैल्यू है, एज पर बुक, एज पर इसको क्या बोलते हैं, जो वैल्यू बुक के हिसाब से बची है, मतलब बुक क्या, अकाउंटिंग बुक है ना, तो अकाउंटिंग बुक में जो भी इसकी वैल्यू बची है इसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। ठीक है, तो इसकी बुक वैल्यू क्या है, 60,000 की। और जब मैं इसको बेचने जाता हूं तो जो परचेजर है उसको मशीन बहुत पसंद आती है और वो कहता है कि इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, बस आप मुझे 70,000 रुपए दे दे, मतलब मैं दे दो, मतलब उसको इतना अच्छा लगा कि वो 70,000 भी इसके लिए पे करने के लिए रेडी है। पर मेरे बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी वैल्यू है इसकी, 60,000 है, तो 10,000 मुझे एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। समझ रहे हो, तो लिक्विडेशन वैल्यू क्या मतलब है, जिसपे उसको कोई परचेज कर लेगा या जिस वैल्यू पे मैं उसको बेच दूंगा। तो ये लिक्विडेशन वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड होता है, किस पे रिकॉर्ड होता है, इसकी बुक वैल्यू, जिस पे मैंने खरीदा है, कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे मैंने खरीदा उसके अकॉर्डिंग मैं बुक वैल्यू को मेंटेन करता हूँ, और मैं इसकी लिक्विड वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड करता हूँ। लिक्विड वैल्यू मतलब कितने पे बेचा जाएगा। वी डोंट वैल्यू एसेट्स एज वी आर सेलिंग देम अर्जेंटली। देखो, कोई भी एसेट जब बिजनेस में खरीदा जाएगा ना, तो बिजनेसमैन इसलिए नहीं खरीदता कि उसको बेचना है। एसेट की बात करूं, लॉन्ग टर्म एसेट्स की मैं बात करूं, जो फिक्स एसेट्स हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यूं समझ लो कि बिजनेस के पास जितने एसेट्स होते हैं ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक करंट एसेट्स एंड एक फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि बिजनेस में यूज होना है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप की एक फैक्ट्री है, आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मशीनरी चाहिए होगा। अब सुनना, यहाँ पे जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप सेलिंग के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, बट जो मशीन परचेज कर रहे हो उसका क्या है ऑब्जेक्टिव, कि वो सालों साल आपके बिजनेस में काम करती रहे और सालों साल आप उससे प्रोडक्शन लेते रहो। समझ रहे हो, तो कहने का ये मतलब है कि एसेट्स को हम लिक्विडेशन वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं कि वो सालों साल हमारे बिजनेस के साथ काम करते रहेगा, और लिक्विडेशन वैल्यू जो होती है जो बुक वैल्यू से ऊपर या नीचे हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, और चलेगा तो कब बेचना पड़े कब नहीं बेचना पड़े हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो तो उसके यूज पे है, और यूज पे है तो यूज को हम अजम्पशन मान के कि 5 साल का इसकी लाइफ रहेगी, तो बोला था ना मैंने अजम्पशन, तो हमने अज्यूम किया कि इसकी लाइफ 5 साल चलेगी, हालांकि 5 साल से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो उसकी जो रीसेल वैल्यू होगी वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है।
जितना हम मान के चलते, बुक वैल्यू से अभी एग्जांपल दिया ना कि हो सकता है कंडीशन इतनी अच्छी है कि ज्यादा में कोई खरीदना चाहे, कंडीशन इतनी खराब है कि बुक वैल्यू मेरी 60,000 है बट कोई 40,000 भी देने के लिए रेडी नहीं है, राइट। सो लिक्विडेशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज अज्यूमिंग फ्यूचर ऑफ यूज ऑफ एसेट्स, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट पे वो फ्यूचर वैल्यू या जो उसकी फ्यूचर यूज है बिजनेस का उसके बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। और अगेन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि कब तक ये चलेगा, इसकी वैल्यू लाइफ कितनी होगी उसके हिसाब से कैसे। फिर लोन्स एंड लाइबिलिटीज आर सोन एज पेएबल ओवर टाइम, जो लोन्स एंड लाइबिलिटीज हैं एक बार आपने ले लिया, पैसा ले लिया किसी से, लोन पे पैसे उठा लिए, तो आपको इन अपकमिंग फ्यूचर आपको पे तो करना ही है वो, राइट। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें नहीं पता ना कि 2 साल बाद, हम नहीं मान सकते 2 साल बाद बिजनेस बंद होने वाला है, ठीक है। तो हम 7 या 8 साल या 10 साल का भी लोन लेते हो, 25 साल का भी लोन लेते हो, राइट। सो फोर्सिएबल फ्यूचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अब जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसको तो नहीं पता ना 2 साल बाद बिजनेस बंद हो जाएगी, बट वो भी अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छा अर्न करोगे और उसके पैसे देते जाओगे। तो इसलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम योर बिजनेस विल कीप गोइंग, ये एक अजम्पशन है। तो फर्स्ट अजम्पशन आई होप ये क्लियर है, ये नोट्स बना लेना, अभी रुक जाओ, मतलब पॉज कर लो वीडियो को, ये नोट्स बना लो, लिख लो, एंड देन आगे बढ़ना। फिर हम डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को, और ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड अजम्पशन है। हम अज्यूम करते हैं कि जो भी मेथड हमने बिजनेस में लगाया है, जो भी मेथड हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो हम 5 से 10 साल या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम यूज करने वाले हैं उसको। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और एक तरीके से डेटा मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे बिजनेस में किसी तरीके से, उनको डेटा मिलता रहेगा एंड दे विल बी एबल टू टेक डिसीजन वेरी इजीली। सो अकाउंटिंग मेथड शुड रिमेन अनचेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी मेथड कहता है कि जो भी आप मेथड यूज करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वही यूज करना है। इनहेंसेस कंपेरेबिलिटी, अगर सेम मेथड को आप बार बार यूज कर रहे हो तो एक तरीके से एक सेम लेवल ऑफ प्रोसेसेस स्टेप्स को यूज करके आपने डेटा दिया है तो इजिली कंपेरेबल है वो डेटा, ठीक है। फिर चेंजेस इन मेथड शुड बी डिस्क्लोज विद जस्टिफिकेशन। मान लो आपने कोई एक मेथड यूज भी किया और आप उसमें चेंज भी लेकर आना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप स्टेट करोगे जब आप एक मेथड को यूज करोगे कि मैंने इस वजह से ये मेथड यूज किया, और फिर 2-3 साल यूज करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे मेथड यूज चेंज करने की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, आप चेंज कर सकते हो और उसमें स्टेटमेंट में देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कि इस वजह से आपने इसको चेंज किया और इसको चेंज करने के बाद जो नया मेथड हम यूज करेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा। तो आपके यूजर्स के लिए भी बड़ा इजी हो जाएगा समझना, और वो भी समझेंगे कि हाँ ये बात सही है, इनिशियली इन्होंने चेंज किया है मेथड, और चेंज किया है तो हमारे अच्छे के लिए ही किया है। एग्जाम्पल फॉलोइंग द सेम डेप्रिसिएशन मेथड ड्यूरिंग द ईयर, ये इसका एग्जाम्पल है। तो कंसिस्टेंसी मेथड, कंसिस्टेंट रहना मेथड को लेके ताकि डेटा आप कंपेयर कर सको और आपके यूजर्स को समझ आ सके। फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आपका कोई भी अर्निंग आप करते हो, लेट्स से आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया, मान लो रेस्टोरेंट में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, फूड की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो जब आपने उसको सर्विस प्रोवाइड किया तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब समझना यहाँ पे एक बात, आपने जब सर्विस प्रोवाइड किया, मान लो आपका वो बहुत ही ज्यादा लॉयल कस्टमर और हर बार आता है, बट उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो आपने क्या किया, आपने बोला कोई बात नहीं, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो, आप आज पैसे नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, हम लिख के रख लेंगे, बाद में जब आना नेक्स्ट टाइम आप पे कर देना। तो उसने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, ये मेरे लिए भी अच्छा है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप अर्न करो, यानी जब आपने उसको सर्विस किया तभी उस आपके लिए वो अर्निंग हो गई है, तो आप उसको वेट नहीं करोगे कि जब वो पैसा देगा तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ऐसा नहीं है। आप तभी रिकॉर्ड कर लोगे और पैसा जब देगा तब तो पेमेंट रिसीव हो जाएगी, इनकम रिसीव हो जाएगी। बट ये इनकम हुई कब है, जब हुई है जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड किया उसी दिन इसको रिकॉर्ड करना है। ये कहता है कि इनकम और एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करना है, जब भी वो ऑकर हो, ऐसा नहीं कि जब पैसा आप रिसीव करो या जब पैसा दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे आसपास एक रिटेलर है, वो सामान मुझे कई बार उधारी पे भी देता है, तो वो रिकॉर्ड कब करेगा, जब मुझे वो सामान बेचेगा, तब नहीं जब मैं उसको पैसे दूंगा। जब पैसे दूंगा तब तो उसको पैसा मिल ही जाएगा, बट उसकी अर्निंग कब हुई है, अगर 2 तारीख को मैंने परचेज किया तो 2 तारीख को ही उसको उसकी अर्निंग मानी जाए, ठीक है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चाहे आपको पैसे मिले चाहे ना मिले, आपको सर्विस मिले या ना मिले, जब आपने इनकम किया है, एक्सपेंसेस किए, तभी आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल, नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कैश रिसीट्स और पेमेंट। डिपेंडेंट नहीं है कि कैश में जब रिसीव होगा या कैश में जब आप पेमेंट करोगे तभी आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जब भी ऑकर होता है, जब भी आप किसी को सर्विस के लिए पेमेंट करते हो तब आपको रिकॉर्ड करना है कि हाँ मैंने एक्सपेंसेस कर दिए हैं, या जब भी आपको कहीं से पैसा आ जाता है या मतलब आपको कहीं आपने किसी को सर्विस दे दिया चाहे पैसा ना आया हो तभी आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। ये एक्यूरेसी को बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप वेट करोगे, मान लो आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिया पर आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 महीने 2 महीने बाद हो सकता है आपको याद भी ना रहे। तो याद ना रहने की वजह से एक तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, और दूसरी जो इस साल की इनकम थी आप उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और इसकी वजह से आपका ट्रू एंड फेयर डेटा नहीं शेयर कर पाओगे अपने स्टेक होल्डर्स को, जो आपके यूजर्स हैं। एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर अक्रूवल बेसिस। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपके जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं 2 तरीके से बनते हैं, या तो दो अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। कैश बेसिस में आप रिकॉर्ड तभी करते हो जब आपको कैश मिलता है या आप कैश में पेमेंट करते हो, बट अक्रूवल बेसिस कहता है कि अगर सिर्फ आप कैश में करते हो तो हो सकता है कई इनकम ऐसी हैं जो आप अर्न करते हो बट आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया, और इसकी वजह से आपको रियल डेटा नहीं मिल रहा, आपको ट्रू डेटा नहीं मिल रहा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस खुद में एक इंडिविजुअल है। बिजनेस खुद में एक इंडिविजुअल है, यानी कहने का क्या मतलब है इसको समझो कि मान लो राम लिमिटेड बिजनेस स्टार्ट किया, राम लिमिटेड, लेट्स से लिमिटेड एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो कहने का मतलब यह है कि राम एक अलग पर्सन है, ये एक अलग पर्सन है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, और जो बिजनेस है वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये भी एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है। अब कहने का मतलब क्या समझो, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, कि ओनर एक अलग आदमी है और जो बिजनेस है वो एक अलग पर्सन है। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बिजनेस बुक। यानी राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो मान लो पर्सनल खर्चे, घर का जो सामान लेके आएगा, क्या वो बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा? नहीं, उसने खुद के पैसे से अपने पर्सनल यूज के लिए वो खर्चे कर रहे हैं, तो क्या वो खर्चे बिजनेस के खर्चे में इंक्लूड होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एक अलग पर्सन है और राम एक अलग पर्सन है। राम अपने एक्सपेंसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि बिजनेस, और बिजनेस जो है वो अपने एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि राम के। समझ में आई बात? यानी राम ने सब्जी खरीदा तो कहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए? वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। राम अपनी खुद की बुक, कोई पर्सनल बुक मेंटेन करता है तो उसमें कर सकता है। और अगर बिजनेस के लिए कोई टेलीविजन खरीदा राम ने, तो वो घर के खर्चे में इंक्लूड नहीं करेगा, बिजनेस के खर्चे में इंक्लूड करेगा। क्लियर? इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैपिटल इज सॉन एज लाइबिलिटी फ्रॉम द ओनर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और राम ने बिजनेस में ₹10 लाख लगाए, तो ये जो बिजनेस में पैसे लगाए हैं राम ने, क्योंकि राम और बिजनेस अलग पर्सन है, तो राम जो लिमिटेड है, जो बिजनेस है, उसको जो 10 लाख रुपए राम से मिले हैं, ये बिजनेस राम लिमिटेड की जिम्मेदारी बनती है कि राम को वो वापस करे। कि अगर 2 अलग पर्सन है तो मैंने जो दूसरे पर्सन को जो भी पैसा दिया है, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया, वो बिजनेस मुझे वापस देगा। यानी बिजनेस का पैसा हो गया अब। और बिजनेस को पैसा कहाँ से मिला है? राम ने दिया है। तो राम का पैसा बिजनेस को जब मिला है तो बिजनेस की ये जिम्मेदारी बनती है बाद में उसको लौटाए। तो इसीलिए जो भी कैपिटल इन्वेस्ट है उसको लाइबिलिटी माना जाता है बिजनेस का। ठीक है? लाइबिलिटी क्या है? जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है। इंश्योर्स एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और इससे क्या होता है, जो बिजनेस की वैल्यू है ना, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे सामने आती है। बिजनेस की वैल्यू कितनी है? मान लो अगर आपने बिजनेस के शुरू में, जब आपने शुरू किया था, 10 लाख रुपए लगाए, तो 1 साल आपने काम किया तो 2 लाख का प्रॉफिट बनाया, पहले ईयर की ये प्रॉफिट है। सेकेंड ईयर में मान लो प्रॉफिट है 3 लाख की, और तीसरे ईयर में आपको लॉस हो गया, मान लो लेट से आपको लॉस हो गया 1 लाख का लॉस हो गया। तो अभी बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 10 लाख थी, 2 लाख का प्रॉफिट किया 12 लाख, 3 लाख का और प्रॉफिट किया 15 लाख, 1 लाख का लॉस हो गया थर्ड ईयर में, तो अभी बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 14 लाख की। समझ रहे हो? तो बिजनेस की जो एक्चुअल वैल्यू है इससे साफ तौर पर पता चलता है। और बिजनेस की वैल्यू किससे पता चलता है? जो आपने लाइबिलिटी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है। तो बिजनेस एंड बिजनेस ओनर 2 अलग अलग लोग हैं, और बिजनेस में बिजनेस ओनर जितना भी पैसा लगाता है, ये बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि बिजनेस ओनर को वो वापस करे। आई होप ये क्लियर है। स्टिल कोई डाउट है? आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट इट क्लियर।
फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड, यानी बिजनेसेस में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। अब देखो, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, वो तो दो तरीके के होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है दो तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल, दो तरीके के क्या मतलब, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, जिसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो आपका क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। या मनी इन्वॉल्व है तो आप इसको मॉनेटरी भी बोलोगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस करता है बट उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, आपका एम्प्लॉय है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पर्सन है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी चीज की, तो क्या आप इसको इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए हम इसको जो आपके अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसमें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन क्या है, एम्प्लॉय कितना स्किल है, आप ये सब रिकॉर्ड नहीं करते हो। मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है ना, और जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, उसी डेटा को आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। दूसरे डेटा को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, ठीक है। फिर इनेबल कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, तो चाहे वो रुपये हो चाहे डॉलर हो, आप दूसरे किसी यूनिट में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मैं क्लास टीचर हूँ लेट्स से, और मैंने कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो मान लो कि मैंने 10 चेयर खरीदी 1 लाख की, 10 चेयर एंड टेबल लेट्स से 1 लाख की खरीदी, तो मैं ये नहीं लिखूंगा 10 चेयर्स एंड 10 टेबल्स परचेज्ड, मैं ये लिखूंगा 10 tables and 10 chairs purchased for 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज खर्च किया है, वो मुझे पता चलेगा, वो मेरे बिजनेस में बताएगा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। अब 1 लाख मान लो मैंने 5 लाख रुपए कमाए, क्या मैं उसमें से 10 चेयर 10 टेबल माइनस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, बट उसकी वैल्यू माइनस कर पाऊंगा कि ये जो इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए लगाए थे, 10 लाख रुपए कमाए या 5 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से इतना माइनस करके तो इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है। समझ में आई बात? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड, नॉट द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या जो ट्रांजैक्शन आपके मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या अजम्पशन क्या कहता है? लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू रेगुलर इंटरवल्स। अभी हमने डिस्कस किया कि जो बिजनेस की लाइफ है वो क्या है, अनफोर्सिएबल है, यानी अनलिमिटेड है। और ये अगर अनलिमिटेड है तो कहने का क्या मतलब है, अगर ये अनलिमिटेड है, इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, तो क्या कहने का मतलब कि बिजनेस की लाइफ अगर अनलिमिटेड है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट कर पाएंगे? ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस बिजनेस को कितना हुआ है कब पता चल पाएगा? एट द एंड व्हेन इट क्लोजेस डाउन, जब वो ना क्लोज होगा तब हमें पता चल पाएगा कि बिजनेस को एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ठीक है। और हम इतना वेट नहीं कर सकते कि बिजनेस जब आपका लॉस में या प्रॉफिट में होगा या जब बंद होगा तब हम डिस्क्लोज करेंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में था या लॉस में था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस अनलिमिटेड लाइफ को लिमिटेड कर दिया। और लिमिटेड करने का क्या मतलब है, स्मॉल पीरियड्स में हमने डिवाइड कर दिया, और इसी स्मॉल पीरियड्स को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल पीरियड, राइट? फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर। तो और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 1 साल, यानी 12 मंथ्स की। यानी बिजनेस की टोटल लाइफ को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद बिजनेस को अपनी परफॉर्मेंस का ब्यौरा देना पड़ता है, यानी रिजल्ट शो करना पड़ता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस सफर कर रही है। फैसिलिटेट्स टाइमली रिपोर्टिंग एंड असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी अगर अनफोर्सिएबल फ्यूचर है, यानी अनफोर्सिएबल लाइफ है, और हम एक ही बार जब प्रॉफिट या लॉस एट द एंड जब बिजनेस क्लोज होगा तब हमें पता चल पाएगा, तो क्या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, ईयरली बेसिस पे होती रहती है। हाँ, तो ऑल्सो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग पीरियोडिक टैक्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि पीरियोडिक आप प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हो तो उनकी बेसिस पे आप टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर पाओगे। प्रमोट्स इंटर पीरियड कंपेरेबिलिटी, हर साल आप
अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, हर साल आप उसको शेयर करते हो, तो आप जब उसको शेयर करते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी है मेथड को यूज करने में, यू वुड बी एबल टू कंपेयर इट एंड यू वुड बी एबल टू गेट एट अ कंक्लूजन कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ग्रो कर रहा है तो किस रेट से कर रहा है, कितने परसेंटेज से कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, और कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा सो दैट यू गेट टू नो अबाउट इट। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस वैल्यू पे आपने गुड्स को मशीनरी को खरीदा है, उसी वैल्यू पे वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो कि मैंने एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज की, और इस मशीन की जो लाइफ है ना वो 5 ईयर्स है। तो अगर 5 ईयर्स इसकी लाइफ है और 1 लाख रुपए मैंने खर्च किया है खरीदने में, तो हर साल इसकी वैल्यू कितना यूटिलाइज करूंगा, मैं कितना यूज करूंगा, 20,000, राइट। और इस तरीके से 5 साल में 20-20 हजार इसकी वैल्यू को डिडक्ट कर लूंगा और हमें पता चल जाएगा कि हर साल उसकी कितनी वैल्यू बची है, राइट। दूसरा आप सिनेरियो देखो, इस मशीन को अगर मैंने 2 साल यूज किया तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, पहले था 1 लाख की, पहले साल जब आपने यूज किया तो माइनस कर दोगे 20,000, फिर अगले साल जब आप यूज करोगे तो आप फिर से माइनस कर दोगे 20,000, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू मतलब जो बुक में आपने रिकॉर्ड किया उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू बचेगी 60,000, राइट। और ये इसकी बुक वैल्यू मानी जाएगी जिसपे आपने रिकॉर्ड किया है। अब मान लो जब मैं इसको बेचने जाऊंगा, बेचने जाने का क्या मतलब है, जब मैं इसको सेल करने जाऊंगा, ठीक है, और जब आप सेल करोगे, जिस प्राइस पे सेल करोगे ना, वो उसको रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब है कि जब मैं इसकी बुक वैल्यू 60,000 है, लेकिन जब मैं इसको बेचने जाऊंगा ना, तो हो सकता है कि मुझे 60,000 से ज्यादा, मोर देन 60,000 मिल जाए, कोई खरीद ले, या कोई मुझे इसकी इतनी भी पेमेंट ना करे, लेस देन पे करे। तो मोर देन हो गया, अब लेस देन 60,000 कोई मुझे पे करे, ठीक है। यानी कोई 60,000 से, अगर मशीन की कंडीशन अच्छी है तो कोई मुझे 60,000 से ज्यादा भी पैसे दे सकता है, राइट। अगर मशीन की कंडीशन अच्छी नहीं है तो मुझे कोई 60,000 से कम भी पेमेंट करके इसको खरीद के लेके जा सकता है। तो जिसपे इसको खरीदेगा वो रियलाइजेबल वैल्यू है, और जिसपे हमने रिकॉर्ड किया है ये क्या है, बुक वैल्यू। तो जिसपे हमने रिकॉर्ड किया है ना, तो इसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यानी जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिसपे हमने खरीदा, उसी कॉस्ट को हम फॉलो करते आ रहे हैं, ना कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू को। तो कहते हैं कि असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट अजम्पशन या कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आप असेट्स खरीदते हो वो उसके बुक वैल्यू पे या ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, ना कि रियलाइजेबल वैल्यू पे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, इग्नोर्स चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू अनलेस रिवैल्यूएशन इज डन। यानी ये चाहे उस मशीन की वैल्यू मार्केट में आधी हो जाए या आधी से भी कम हो जाए, मान लो 1 लाख की मशीनरी थी, वो आउटडेटेड हो चुकी है 1 साल बाद, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है या एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब वो 20,000 भी नहीं मिलेगी। बट बुक वैल्यू में हम ये चेंजेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, ना कि एक्चुअल मार्केट प्राइस पे। किसकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली असेट की, फिक्स असेट जो आपकी मशीन है, बिल्डिंग और व्हाटएवर। फिर हम करते हैं एंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरिफिएबिलिटी। देखो, अगर मैं यहाँ पे हर साल 20-20 हजार वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरे पास वेरीफाई करने के लिए एविडेंस है कि मैंने इसके लाइफ को 5 साल माना है और 5 साल मारने के हिसाब से 20-20 हजार रुपए डिडक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 60,000 है। तो मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ, मेरे पास इसके पास रीजन है ऐसा करने के लिए, राइट। कैन अंडरस्टेट द एसेट्स वैल्यू इन इन्फ्लेशनरी कंडीशन, कि ये जो वैल्यू है ना उसको अंडरस्टेट करता है इन्फ्लेशनरी कंडीशन में। इन्फ्लेशनरी कंडीशन का क्या मतलब है कि आपको वही मशीन हो सकता है ज्यादा वैल्यू में मिले जहां पे महंगाई बढ़ गई हो, बट एक्चुअल में जो बिजनेस है उसने तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रखा है, तो वो 20,000 से ही उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, और 20,000 से कर रहा है तो अगर 1 लाख की खरीदी तो 2 साल बाद 60,000 वैल्यू है। बट क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो वही मशीन अब 1 लाख की नहीं 1.5 लाख की मिल रही है, समझ रहे हो। 1.5 लाख की मिल रही है तो अब 1.5 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30,000। यानी 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इस तरीके से समझो, मान लो 1.5 लाख की खरीदी, ठीक है, उसमें से 1 साल का यूज किया आपने तो 30,000 वैल्यू कम हुई, फिर अगले साल यूज किया तो कितनी वैल्यू कम हुई, 30,000। तो इसकी वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए, 90,000, ठीक है। अगर 90,000 होनी चाहिए, बट एक्चुअल में बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी है, 60,000, क्योंकि बुक वैल्यू हमने
जब खरीदी थी तो 1 लाख की वो मिल रही थी मशीनरी, समझ रहे हो? तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन में ये आपकी मशीनरी को अंडर वैल्यू दिखाता है, आपके एसेट्स को अंडरस्टेट करता है, उसकी वैल्यू को अंडरस्टेट करता है। अब हम समझते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं एक टर्म डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जो कि हमने लास्ट क्लास में या लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांजैक्शन। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? एक्सचेंज करते हो, ठीक है, एक्सचेंज करते हो। अब जब भी एक्सचेंज होगा, मतलब मान लो आप बायर हो, तो बायर हो तो आप पे करोगे, ठीक है, और पे करोगे तो आपको उसके बदले में कुछ रिसीव होगा, ठीक है। अगर आप सेलर हो तो आपको पेमेंट रिसीव होगा और आप गुड्स दोगे। तो यानी 2 एस्पेक्ट तो है, ये समझ में आ गया। अब 2 एस्पेक्ट है तो इसमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वी विल गेट टू नो अबाउट इट इन अपकमिंग क्लासेस, डोंट वरी। बट हमें समझ में आया कि मान लो अगर आपने 10,000 रुपए का पे किया तो 10,000 रुपए का आपको कोई प्रोडक्ट रिसीव हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप जितना भी अमाउंट पे करते हो उसकी वैल्यू, उसके बराबर के वैल्यू का कोई चीज आप रिसीव करते हो। और कहने का मतलब यह है कि उसमें से एक जब डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे। समझ लेना कि जितना आप पे करोगे उतनी की वैल्यू का ही आपको सामान मिलेगा। तो हमें एक बात समझ में आती है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट, क्योंकि जब भी आप पे करोगे तो उसके बदले की वैल्यू का कोई प्रोडक्ट आप रिसीव करोगे, अगर सेल करोगे तो जितना पैसा आपको रिसीव होगा उसकी वैल्यू का सामान आप दोगे। तो इक्वेशन क्या है? असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको कैसे हम समझे? इस तरीके से समझते हैं। एसेट समझ में आता है जो भी बिजनेस को पैसा कमा के देगा फ्यूचर में, दैट इज नॉन एज असेट। लायबिलिटी क्या है? जो अपकमिंग फ्यूचर में बिजनेस को पे करना है आउटसाइडर को, वो आप लायबिलिटी कहते हो। और कैपिटल क्या है? जो भी अमाउंट बिजनेस को इंटरनल लायबिलिटीज के तौर पे करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको, इस इक्वेशन को हम समझते हैं कि कहता है कि ऑल एसेट्स शुड बी ऑलवेज इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। अब लायबिलिटीज जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं बेटा। पहला क्या है? इंटरनल लायबिलिटी, और सेकंड क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो इंटरनल जो लायबिलिटी होती है इसको हम बोलते हैं कैपिटल, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सिर्फ लायबिलिटी के नाम से ही जानते हैं। अब इसको समझो क्यों। हमने अभी डिस्कस किया ना कि बिजनेस और बिजनेस ओनर 2 अलग अलग पर्सन है, यानी जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी कैपिटल लगाया, वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है, यानी इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस को पैसे पे करने हैं, बट ओनर एक इंटरनल पर्सन, ठीक है। तो इसी को हम कैपिटल कहते हैं, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। अब मान लो कि बिजनेस ओनर ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो जब 1 लाख रुपए लगाएगा तो उसने बिजनेस को कितना कैपिटल दिया? 1 लाख का। यहाँ पे समझते हैं, देखो 1 लाख का रुपया दिया, तो कैपिटल जो होता है वो कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पे? 1 लाख का। क्या इसमें कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी बनी है? नहीं बनी है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी 0 है। और जितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया वो बिजनेस के पास किस फॉर्म में आया? कैश के फॉर्म में, और कितना? 1 लाख। तो देखो असेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब इसको और समझते हैं, और अच्छे ढंग से समझते हैं। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेकंड एग्जांपल, मानो कि आपने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा क्रेडिट पे रमेश से। तो रमेश जिससे आपने सामान खरीदा वो आपका क्या है? क्रेडिटर है, जिसने क्रेडिट पे आपको सामान दिया है। तो क्रेडिटर जिसने आपको सामान दिया है उसको आप आने वाले फ्यूचर में पे करोगे। अब बताओ, तो वो लायबिलिटी है। अब बताओ वो लायबिलिटी है, वो इंटरनल है एक्सटर्नल है? क्या आपको इंटरनल पर्सन ने ये गुड्स दिए हैं उधार पे, या एक्सटर्नल? वेरी गुड, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे जो है वो क्रेडिटर है, और क्रेडिटर से कितने का सामान लिया आपने? 10,000 से। तो 10,000 का आपके पास लायबिलिटी बढ़ गई जो फ्यूचर में आप पे करोगे, और 1 लाख का आपको शुरू से ही तो कैपिटल दिया ही था इंटरनल ओनर ने। अब देखो इससे असेट क्या इंक्रीज हुआ? कैश में तो कोई इंक्रीज नहीं है, तो कैश तो 1 लाख ही रहेगा, क्लियर। बट आपके पास गुड्स आ गए, गुड्स खरीदे आपने, तो गुड्स 10,000 के बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब समझो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 लेफ्ट हैंड साइड है एसेट के साइड, और ये जो लायबिलिटी है 1,10,000, ये भी राइट हैंड साइड 1,10,000 ही है। यानी अभी भी टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, और वो कहता है कि ऑलवेज टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, और इंश्योर अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस। और ये देखो दोनों ही सिचुएशन में जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे भी बैलेंस थी और यहाँ पे भी बैलेंस है, दोनों साइड इक्वल है।
तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होने की वजह से ये पॉसिबल है। अदरवाइज सिर्फ आप एक एस्पेक्ट को ही सिर्फ डेबिट करके छोड़ दोगे तो क्रेडिट आप लिखोगे नहीं कुछ, और नहीं करोगे तो कैसे दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, राइट। तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके अकाउंटिंग में, और जो भी आप अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही होता है। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू हो गई है, यानी आपने अर्निंग कर ली है, वो कब रिकॉग्नाइज करना है, कब उसको रिकॉर्ड करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रेवेन्यू कब हमें रिकॉर्ड करना है, जब आप अर्न करो, ठीक है। जब आप अर्न करोगे ना, एक्चुअल में अर्न, तभी आपको रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिला है तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। मान लो आपने गुड्स बेचा उधार पे, एक टेलीविजन के आप रिटेलर हो, आप टेलीविजन बेचते हो, आपका जो कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर है, तो आपने उसको उधार पे दे दिया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सेल तब माना जाएगा जब वो पैसा देगा, सेल तो हो गया है, वो पैसे आपको फ्यूचर में आके दे देगा। तो जब आपने उसकी सेलिंग की तभी के तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना है। जब ही सेलिंग की आपने, है ना, सेलिंग करते के साथ ही उसको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज, रिकॉर्डिंग जैसे करोगे आप वो रिकॉग्नाइज कर लोगे, उसको कंफर्म कर दोगे कि हाँ सेल हो गया है। क्लियर। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न, नॉट व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड। यानी जब भी आपकी अर्निंग हो जाए तभी रिकॉर्ड करना है, आपको वेट नहीं करना है, ठीक है, कि जब वो पैसे देगा तब मैं रिकॉर्ड करूंगा। नहीं, ऐसे इस तरीके से तो वो अगले साल पैसे देगा तो अगले साल की अर्निंग हुई, कैसा है, नहीं, अर्निंग तो इस साल की बेटा, इस साल आपने सेल किया है तो इसी साल वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अप्लाइज टू क्रेडिट सेल्स, सब्सक्रिप्शन एंड सर्विसेज। अब मान लो किसी चीज की आप सर्विस आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो सब्सक्रिप्शन मान लो कि महीने के एंड में आप पे करते हो, तो आपने जब एक्सपेंसेस किए तो जैसे ही आपको सर्विस मिला वो आपका एक्सपेंस हो गया। ऐसा नहीं है कि जब आप पेमेंट करोगे तभी उसको रिकॉर्ड करोगे, नहीं, आपको सर्विस मिल रही है, आपने उसको सर्विस का बेनिफिट लिया, आपका एक्सपेंस ऑकर हो गया। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों को ही ये कंसिडर करता है, कब, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेमेंट, ठीक है। जब वो एक्चुअल में अर्न हो रही है, जब आप उसका बेनिफिट ले रहे हो तभी रिकॉर्ड कर देना है। हेल्प्स मेजर एक्चुअल इनकम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जो भी इनकम हुई है उसको उसी साल रिकॉर्ड करने में ये मदद करता है। अदरवाइज पेमेंट 3 साल 4 साल बाद आएगी तो ऐसा थोड़ी मानेंगे कि 4 साल बाद की सेल से, नहीं, इस साल की सेल है तो अभी रिकॉर्ड होनी चाहिए इस साल। सपोर्ट्स अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा था, उसमें कहते हैं कि जब आपका ट्रांजैक्शन हो तभी रिकॉर्ड करना है, ना कि जब आप पैसे एक्चुअल में रिसीव करो, है ना। पैसे में तो आपको बाद में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपने बेनिफिट लिया या जब भी आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, सर्विस प्रोवाइड कर दिया तो आपका इनकम है, एक्सपेंस कर दिया तो आपका क्या है, एक्सपेंस ही है, मतलब आपका खर्चा है। पेमेंट तो भले ही आप बाद में करो बट रिकॉर्ड अभी करनी है। क्लियर है, आगे बढ़ते। अब हम बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यूज, कि मान लो तुम एक एसी सेलर हो, ठीक है, एसी को आप सेल करते हो। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, अब आप बेस्ड हो लेट्स से यूपी में, और आपके पास जो एसी आती है वो आती है कहाँ से, मुंबई से। तो जो मुंबई से आप एसी खरीदते हो, एक यूनिट का प्राइस लेट्स से ₹40,000 है, एक कोई भी मॉडल हो गया, मान लो 40,000 का मिल रहा है। तो जब आप उससे ऑर्डर करते हो तो वो बोलता है कि 40,000 का है, ठीक है, और आप 40,000 के 10 यूनिट खरीद लेते हो। तो 40,000 के 10 यूनिट आपने खरीदे तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना खर्च किया आपने, 4 लाख। क्लियर, 40,000 इंटू 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 लाख। तो 4 लाख रुपए आप उसको पे करोगे, ठीक है। बट एक्चुअल में ये आपको मुंबई से आपके यहाँ तक आने तक आप उस पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज भरोगे, यस और नो, ठीक है। उसके बाद आप उसको उस पर कुछ इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो कहीं कुछ आप रास्ते में हो गया तो क्या होगा, तो इसलिए आप इंश्योरेंस लेते हो। तो मान लो ट्रांसपोर्टेशन पे आपने 20,000 रुपये खर्चे और आपने 30,000 का इंश्योरेंस पे किया। लोडिंग और लोडिंग के लिए आपने जो वर्कर्स होते हैं उनको 2,000 रुपये दे दिए, लेट्स से 5,000 रुपये दे दिए। तो 5,000 ये सब, फिर आपको ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा, 4,20,000, 30,000, 4,50,000, 4,50,000, 55, 4,55,000 का ये आपको एक ये 10 एसी पड़े। तो एक का कॉस्ट कितने का पड़ा, एक एसी का कॉस्ट कितने का पड़ा आपको, ये पड़ा 45,500 का। और जब आपने इसको सेल किया तो मान लो इसको आपने 50,000 रुपए या 50,500 में सेल कर दिया लेट से। तो एक को जब आपने बेचा 50,500 में, जब आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 5,000 का।
ये एक बात है, ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट कर। दूसरी चीज, आपने जब बेचा तो कितने में बेचा? आपने ये सेल किया 50,500 में, बट ये क्या 50,500 आपका प्रॉफिट है? नहीं। तो क्या प्रॉफिट क्या होगा? जब इससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं इस पे? 4 लाख, एक को बेचने में 45,500, है ना? तो आपके पास कितने? 5,000 का प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे माइनस होने चाहिए। और ये क्या इंश्योर करता है? एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन। ऐसा तो नहीं है कि 50,500 में बेचा तो आप सिर्फ 40,000 माइनस करोगे क्योंकि एक यूनिट आपने 40,000 का खरीदा था मुंबई के वेंडर से। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक वो आपके गोडाउन तक ना पहुंच पाए उस वक्त तक जितना भी उस पे एक्सपेंसेस पड़ेगा वो सब आपके कॉस्ट का पार्ट है, और सारे के सारे जो भी सारा एक्सपेंसेस है दैट शुड बी डिडक्टेड। क्लियर है? ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, सैलरी एटसेट्रा आर चार्ज इन द पीरियड दे रिलेट टू। तो ये और भी बात है कि जो भी डेप्रिसिएशन इस साल लगा है उसकी वैल्यू इसी साल रिड्यूस होनी चाहिए आपके टोटल इनकम से। ऐसा नहीं कि अगले साल, है ना? सैलरी आप स्टाफ की पेमेंट करते हो, हर महीने करते हो, साल में 12 महीने करते हो, तो 2025 का जो भी आपका इनकम है 2025 तक, 2024 से 25 तक जितनी भी सैलरी आपने दी है वो सारी सैलरी यहाँ से डिडक्ट होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। अवॉइड्स ओवर और अंडर स्टेटिंग प्रॉफिट, यानी अगर मेरे पास प्रॉफिट 5 लाख का है और एक्चुअल में मेरा जो एक्सपेंस हुआ है वो 4 लाख का किया है, बट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि नहीं, मेरा एक्सपेंस तो सिर्फ 3,50,000 का ही है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ज्यादा प्रॉफिट हुआ है मेरे को, तो कितना प्रॉफिट मैं दिखा पाऊंगा? 1.5 लाख का। और एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ है? अगर 5 में से 4 गया तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने अगर कम अपना एक्सपेंस दिखाया तो ओवर स्टेटिंग हो जाएगा प्रॉफिट, अगर एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया तो अंडर स्टेटिंग हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कम शो कर रहा हूँ। और कम क्यों शो कर रहा हूँ? कई बार लोग करते हैं क्योंकि अगर कम प्रॉफिट होगा तो कम टैक्सेस मुझे देने पड़ेंगे। समझ में आया पॉइंट क्या है इसके पीछे? बढ़िया। स्टिल कोई डाउट है? ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मस्ट बी बेस्ड ऑन वेरिफिएबल एविडेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल बायस के हिसाब से आपको लगा कि कोई सेल हुई होगी, अच्छा ए और बी गए हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट सेल तो कर ही दिया होगा और आपने अज्यूम करके उसको रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे नहीं होता। अगर उसने सेल किया है तो वो जो सेलिंग का रिसिप्ट होता है, जो सेलिंग का इनवॉइस होता है, वो ला के देगा, उसके बेस पे वाउचर बनेगा और वाउचर के बेस पे आप रिकॉर्ड करोगे। समझ में आई बात? तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट जो होता है उसके बेस पे वेरीफाई करके आपको रिकॉर्ड करना है, विदाउट एविडेंस नहीं करना है। प्रमोट्स रिलायबिलिटी का मतलब वेरिफिएबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी, यानी जो भी मैं सेल्स या परचेज दिखाऊंगा वही दिखाऊंगा जो ऑथेंटिकली दैट हैज टेकन प्लेस, है ना कि कुछ भी दिखा दूं कि ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या ये सेल हुआ है या परचेज हमने किया है। देयर शुड बी एन इनवॉइस, there should be a voucher based upon the same, and on the basis of that voucher the account should be or the transaction should be recorded. Include examples हमारे क्या है? रिसिप्ट्स हो गया, कोई बिल हो गया, या कोई वाउचर आपने बनाया वो वाउचर हो गया। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, तो यहां तक कंप्लीट होगा हमारे सारे अजम्पशंस, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कन्वेंशंस के। तो कन्वेंशंस क्या है? ये प्रैक्टिसेस हैं, वो एक्टिविटीज हैं जो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारे एंसेस्टर्स करते आए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो फॉलो करते आए हैं, और आज भी वो एप्लीकेबल है, इसलिए हम भी अप्लाई करते हैं। ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है क्या है ये? कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी शो होनी चाहिए। तो कहते हैं ऑल द रेलिवेंट, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है या जो भी मटेरियलिस्टिक जिसको आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होने चाहिए। इट इनेबल्स यूजर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। अगर ऐसा आप करते हैं कि सारे इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो यूजर्स के लिए इजी हो जाता है डिसीजन लेना, वेदर वो फ्यूचर डिसीजन या फ्यूचर डील आपके साथ करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, ही कैन टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द सेम। इंक्लूड्स नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है कि जो भी आपने अकाउंट्स फॉलो किए हैं, जो भी मेथड, आप उसके लिए नोट्स लिख रहे हो। फुट नोट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना दी, उसके नीचे भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना चाहिए। एनेक्सर्स, कोई भी आपने किसी बेस पे आपने कैलकुलेशन किया, उसके बेस पे कुछ आप शो कर रहे हो तो दैट शुड बी देयर। फिर है एग्जांपल,
डिस्क्लोजिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है? जो लाइबिलिटी अभी हुई नहीं है बट आने वाले फ्यूचर में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से कोई आपकी कंपनी है XYZ, उसको पास उसके ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट में और उसे पता है कि वो गिल्टी है, तो कोर्ट जो अदर पार्टी है उसके फेवर में दे सकता है कितने का, 1 करोड़ का हर्जाना इनको देना पड़ सकता है। तो ये इसको डिस्क्लोज करेंगे अपने फुट नोट में, ठीक है, एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जिसको पेमेंट इनको फ्यूचर में करनी है। तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है, राइट। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू शेयर विद योर यूजर्स। नाउ कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहता है? मटेरियलिटी मतलब कहता है कि जो यहाँ पे हमने पढ़ा फुल डिस्क्लोजर में कि सारे इंफॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट है वो शेयर करने चाहिए, मतलब जो भी आप फॉलो कर रहे हैं अपने बिजनेस में। ये कहता है कि उन्हीं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करना है जो आपके स्टेक होल्डर्स या यूजर्स है उनको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। ऐसे भी कुछ भी मत शो कर दो, मतलब सब कुछ शो करना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, एंड दैट वुड बी ब्रिंगिंग डिफिकल्टीज इन टेकिंग डिसीजन, बिकॉज इतना टाइम नहीं है सबके पास कि एक एक चीज वो पढ़े और इतना टाइम वेस्ट करे। तो कहता है ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स जो इंपॉर्टेंट है दैट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग आर रिपोर्टेड। तो ये इसका जो पहला जो आपका कन्वेंशन है ये उसका रिवर्स है, ये उसको नेग्लेक्ट करता है। कहता है कि सारे इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही जरूरी है जो कि इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट आइटम्स आर नॉट सेपरेटली डिस्क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अनइम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अपने एम्प्लॉइज के खाने के ऊपर आपने कितनी कोल्ड ड्रिंक का खर्चा किया, कितने समोसे खिलाए, ये सब वहां पे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप बस कह दो मिसलेनियस इतने एक्सपेंसेस आपके हुए हैं जो छोटे मोटे खर्चे हैं, है ना। और ये ऐसा करने से क्या फायदा होगा? ये टाइम को सेव करेगा, एफर्ट्स को सेव करेगा, एफर्ट्स सही जगह पे लग पाएंगे और एक्यूरेसी को भी इम्पैक्ट करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल, ट्रीटिंग लो कॉस्ट आइटम्स लाइक स्टेपलर। स्टेपलर को आपने खरीदा, छोटे मोटे आइटम जो आपके स्टेशनरी के आइटम है उसको परचेस करने में आपने जो भी खर्चा किया आप उसको अलग से लिख के दिखा रहे हो, उसका क्या ही फायदा? वो डिसीजन मेकर क्या करेगा? सीधी सी चीज है कि ये जितने भी एक्सपेंसेस है सिर्फ लिख दो मिसलेनियस एक्सपेंसेस और उसमें ये एक्सपेंसेस इंक्लूड है, एक बार लिख दो, दैट्स ऑल। आपको अलग अलग हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है, कई बार इसको बोल देते हैं कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, और बच्चों को ये टर्म याद ही नहीं होता, और जब याद नहीं होता तो वो कुछ भी लिख के चले आते हैं। तो प्रूडेंस मीन्स नथिंग बट कंजर्वेटिज्म, और कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि आप एज अ बिजनेस ओनर आप अपने बिजनेस को उस पोजीशन पे देखते हो जहां पे कि इसको लॉस, बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए तब भी क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बिजनेस ओनर का हमेशा ये उद्देश्य है कि मैं अपने बिजनेस को वहां पे शो करूं कि सबसे बुरे कंडीशन में, मतलब सबसे बुरा कंडीशन है, मान लो कल को अर्थक्वेक आ जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो जाए, तो उसके बाद बिजनेस की वैल्यू क्या बचेगी? तो जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि तुम्हें जो वैल्यू बतानी है ना बिजनेस की, वो वैल्यू बताओ कि जो एक्चुअल में या जो आने फ्यूचर लॉसेस हैं उसको भी आप कंसिडर कर दो। और फ्यूचर लॉसेस ये नहीं है कि जो डेली बेसिस के खर्चे उसको भी दिखाओ, मतलब वो खर्चे जो एक्सीडेंटल हो सकते हैं और वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं उसको भी दिखाना जरूरी है। अब इसको थोड़ा डीप में समझते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड द पोटेंशियल लॉसेस। यानी आपके पास जो पोटेंशियल प्रॉफिट है उसको शो नहीं करना, पोटेंशियल प्रॉफिट शो करोगे तो आपका बिजनेस ज्यादा स्ट्रांग दिखेगा और हो सकता है कि वो कल को प्रॉफिट हो भी ना, है ना। और अगर प्रॉफिट ना हो और आपने अपने स्ट्रांग पोजीशन को दिखा के ज्यादा लोन ले लिया तो क्या कल को पैसे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। दोनों को नुकसान है, आपको भी एज अ बिजनेस ओनर और जो पैसे आपके बिजनेस में प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी नुकसान है। कैसे? अगर आपने अच्छा पैसा नहीं कमाया तो आपके बिजनेस की वैल्यू कम हो जाएगी, लोगों में डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने उतना पैसा नहीं कमाया एज पर योर पोटेंशियल प्रॉफिट, आपकी अर्निंग कम होगी और अर्निंग कम होगी तो इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल प्रॉफिट के हिसाब से लोन लिया था कि आएगा तो इतना पैसा हो जाएगा तो इतना पैसा दे दूंगा। क्लियर? समझ में आई बात? बट आपको एंटिसिपेटेड लॉसेस जरूर रखने हैं कि कल को अगर ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया तो मेरे को इतना लॉस हो सकता है। इस तरीके से, मतलब मैं नहीं कह रहा कि यही एक एग्जाम्पल है पर्टिकुलरली, मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर लॉसेस आपके बढ़ सकते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने हैं और उसको शो करना है, और ऐसा करने से आप अपने बिजनेस की उस पोजीशन को शो करोगे कि कल को कोई प्रॉब्लम आ भी जाए फिर भी आपका बिजनेस स्ट्रांग पोजीशन में हो। तो
उसके पोजीशन को आप स्ट्रॉन्ग ना दिखा के उसको स्ट्रॉन्ग बना दे, ठीक है। रिजल्ट्स इन लोअर प्रॉफिट रिपोर्टिंग ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम, कि कल को अगर आपके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसे बिजनेस के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, स्टिल आपका बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। क्यों? क्योंकि आपने लॉस को मान के कुछ पैसे पहले से साइड में रख रखे थे कि कल को ऐसी सिचुएशन आ गई तो ऐसे इस पैसे को यूज करके मैं इस पोजीशन से बाहर आ जाऊंगा। समझ रहे हो? हाँ। एग्जाम्पल क्या है? वैल्यूइंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बोलते हैं कि जो आपका स्टॉक है वो आप सिर्फ, जैसे हमने फिक्स असेट की बात की, तो फिक्स असेट हम आपके ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, ना कि जितने पे बिकेगा, है ना। पर अगर मैं स्टॉक की बात करूं, स्टॉक को आप उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड करते हो, बट आप उसकी जो कॉस्ट है या तो वो या मार्केट प्राइस। मान लो आपने किसी पर्टिकुलर एस टाइप की कोई शर्ट खरीदी, एस टाइप की शर्ट खरीदी जो अभी 1,000 रुपए की पर यूनिट आपको पड़ी और आपको पता है कि 1,500 की बिक जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि ये 1,000 की शर्ट आपने जो खरीदी 1 यूनिट, हो सकता है कल आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, तो लेट्स से 1,000 से कम कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से 800 मान लेते हैं। तो अब देखो ये जो 800 है ना, अब आप कहोगे कि सर इन दोनों में से रिकॉर्ड क्या करना है? देखो रिकॉर्ड उस वैल्यू को करना है जो भी लोअर हो। देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ठीक है। ये कॉस्ट है और ये रियलाइजेबल, मतलब जितने पे सेल किया जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा, कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू, उस पर रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है, मान लो ये सिचुएशन है, तो इस वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे, और ये सिचुएशन है जहां पे आपकी रियलाइजेबल वैल्यू कम है, तो आप इस वाले कॉस्ट पे इसको रिकॉर्ड करो, यानी रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। समझ रहे हो कि जो लॉस आने वाले टाइम में है या जो एक्चुअल में होगा, मतलब हो सकता है, उसको आपने रिकॉर्ड किया। बेचने में तो आए तो आप ट्रेंड में बता के, होता है ना कई बार सेलर इतना स्मार्ट होता है कि वो आपको बोलता है कि यही तो डिमांड में है, और क्योंकि आपने कभी सुना होता है कि हाँ ये ट्रेंड में था, तो उसकी बात मान लेते हो कि हाँ अभी भी ट्रेंड में, हालांकि अभी ट्रेंड में नहीं है, तो आपको हायर कॉस्ट पे भी बेच सकता है, हायर प्राइस पे भी बेच सकता है। समझ में आई? तो इसीलिए कन्वर्जेटिज्म कहता है कि जो भी बुरे से बुरे हालात हैं उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लो, ताकि स्टिल आपका बिजनेस अगर क्योंकि बुरा टाइम आया तो आप आराम से उसको निपट लोगे, क्योंकि आपने उसके लिए रिजर्व बना के रखे हैं, प्रोविजंस बना के रखे हैं, मतलब पैसा साइड में रख रखा है, और आपने उसको उस प्रॉब्लम को इजिली कर सकते हो फेस। कंक्लूजन क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ रिलायबल एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एट द एंड जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो शेयर किया जाने वाला है आपकी यूजर्स के साथ, और यूजर्स के साथ शेयर किया जाने वाला है, तो आप हमेशा चाहोगे कि उसको एक ऐसा डेटा दें जो उसके लिए समझने में आसान हो और डिसीजन लेने में आसान हो, क्योंकि वो डिसीजन लेगा तभी आपके बिजनेस को कुछ फायदा हो सकता है। कल को अगर आपके जो सप्लायर है उसको डिसीजन लेना है कि आपको गुड्स क्रेडिट पे देना चाहिए या नहीं चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेगा? आपके पास्ट परफॉर्मेंस को देख के कि पिछले जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उसको आपने टाइम पे पेमेंट दिया है या नहीं दिया है, और कैसे पता चलेगा? आपके उसके बैलेंस शीट पे, आपके बैलेंस शीट से उसको पता चल जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टर आपके ग्रोथ को देख के इन्वेस्ट कर सकता है। दे गाइड हाउ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड इंश्योर स्टेक होल्डर रिसीव एक्यूरेट। हाँ, कैसे? पहले तो ये पता चलता है कि हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, और आप अगर सेम मेथड से आप रिकॉर्ड करते हो, अप्लाई करते हो, तो एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है किसको? स्टेक होल्डर को, जो यूजर्स हैं। उस डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन है, और डिसीजंस ले सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर इंपॉर्टेंट। और इन्हीं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को डिसाइड करना, एक बेंचमार्क बनाना होता है, कि स्टैंडर्ड बनाना होता है। तो मैंने बोला था ना कि आप इन चीज को सीखोगे, तो ये जब आप इन रूल्स को डिसाइड करते हो तो एक सेट ऑफ बेंचमार्क, एक स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हो प्रोसेसेस का, और उसी स्टैंडर्ड प्रोसेस को आपको इन सेट ऑफ रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करके आपको रिकॉर्ड करना। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड वन मोर थिंग, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो, because many more videos has to be there, is about to come. और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए। और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है, और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।